सही है। रूल appellate court to give notice to court whose decree appealed from। इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिसमिसल ऑफ अपील था, और ये भी था कि अपीलेट कोर्ट विदाउट गिविंग द नोटिस टू द ट्रायल कोर्ट कैन डिसमिस द अपील, जो कि आई थिंक सो कि रूल 11 में था। अब रूल 13 कहता है कि क्योंकि अपील डिसमिस नहीं की गई है, तो जब डिसमिस नहीं की गई है तो कोर्ट अपीलेट कोर्ट नोटिस भेजेगी। Where the appeal is not dismissed under Rule 11, the appellate court shall send notice of the appeal to the court from whose decree the appeal is referred। तो अपीलेट कोर्ट ट्रायल कोर्ट को, उस कोर्ट को जिसकी डिक्री के खिलाफ अपील दाखिल की गई है, उसको नोटिस भेजेगी। इस नोटिस का जो ऑब्जेक्ट जस्ट फॉर द नॉलेज है, उस कोर्ट को पता चले कि अपील अंडर हेयरिंग है। Transmission of paper to appellate court. Where the appeal is from the decree of a court, the record of which are not deposited in the appellate court, the court receiving such notice shall send with all practicable dispatch all material papers in the suit or such paper as may be specially called for by the appellate court। जब कोर्ट को नोटिस मिल गया, ट्रायल कोर्ट को, उस कोर्ट को जिसकी डिक्री चैलेंज की गई है, नोटिस भी मिला है और कोर्ट की तरफ से लेटर या नोटिस जो आया है उसमें जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी कॉल किया गया है, ठीक। तो वो ट्रायल कोर्ट सूट का जो सारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड, या अनलेस कोर्ट अपीलेट कोर्ट ने कोई स्पेसिफाइड पेपर्स मांगे हैं तो वो सारे अपीलेट कोर्ट को भेज देगी। Copies of exhibits in court whose decree appealed from. Either party may apply in writing to the court from whose decree the appeal is preferred, specifying any of the papers in such court of which he requires a copy to be made, and copies of such papers shall be made at the expense of and given to the applicant। क्योंकि अब जो मटेरियल है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जा रहे हैं अपीलेट कोर्ट में, तो इस स्टेज पर वो जो पार्टीज हैं, पार्टीज में से कोई भी उसको अप्लाई कर सकता है कि फलां फलां जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कापी हमें प्रोवाइड की जाए। तो वो एप्लीकेंट पार्टी जो कॉपीज के लिए अप्लाई करती है, उनको कॉपी जो कास्ट वगैरह, जो फीस वगैरह है, वो लेकर उनको वो कॉपी सप्लाई कर दी जाएगी। Publication and service of notice of day for hearing appeal। Notice of the day fixed under Rule 12 shall be affixed in the appellate court house, and a like notice shall be sent by the appellate court to the court from whose decree the appeal is preferred, and shall be served on the respondent or on the pleader in the appellate court in the manner provided for the service on the defendant of a summons to appear and answer, and all the provisions applicable to such summons and the proceeding with reference to the service thereof shall apply to the service of such notice। अब क्या अपील एडमिटेड कर दी गई है, नोटिस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया था। अब फर्दर जो नोटिस है वो नोटिस भेजे जा रहे हैं पार्टी को। ऑब्जेक्ट क्या है कि वो आए, अपियर हों और अपील में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, डिफेंड करें। तो रूल 14 बता रहा है कि जो नोटिस ऑफ द डे, जिस जो डेट रखी गई है हेयरिंग के लिए, हेयरिंग ऑफ द अपील के लिए, तो नोटिस ऑफ द डे फिक्स्ड अंडर रूल 12। रूल 12 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि डेट फिक्स की जाएगी जो कि जो करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट है, वो तारीख, वो डेट जिस पे जो कि पब्लिक हॉलीडे नहीं है, कोर्ट का वर्किंग डे है, कोर्ट में हेयरिंग चलाएगी, केसेस सुनेगी, वो डेट फिक्स की जाएगी। अब 14 रूल बता रहा है कि नोटिस ऑफ द डे फिक्स्ड अंडर रूल 12। रूल 12 के तहत डेट रखी गई है, उसका नोटिस अपीलेट कोर्ट हाउस में चिपसा किया जाएगा
और उस तरह का नोटिस अपीलेट कोर्ट भेजेगी उस कोर्ट को जिसकी डिक्री चैलेंज की गई है, जिसकी डिक्री के खिलाफ अपील की गई है। और इसी तरह से जो रेस्पोंडेंट है वो रेस्पोंडेंट या उनका जो वकील है उसको भी वो नोटिस सर्व किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सूट में डिफेंडेंट्स को समन्स इशू किए जाते हैं या नोटिस इशू किए जाते हैं और उनका जो प्रोसीजर है वो अप्लाई होगा। In the manner provided for the service on a defendant of a summons to appear and answer, जिस तरह से सूट में डिफेंडेंट को समन इशू किए जाते हैं to appear and answer, and all the provisions applicable to such summons and the proceeding with reference to the service thereof shall apply to the service of such notice। समन के हवाले से जो भी प्रोविजंस हैं समन की सर्विस के हवाले से और समन के इश्यूज के हवाले से वो सारे अप्लाई होंगे इन द केस ऑफ अपील। Appellate court may itself cause notice to be served. Instead of sending the notice to the court from whose decree the appeal is preferred, the appellate court may itself cause the notice to be served on the respondent or his pleader under the provision above referred to। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Rule 2 में बताया जा रहा है कि I don't wanna waste what's instead of sending the notice to left. the court from whose decree The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And नोटिस भेजेगी ट्रायल को we'll go, जिसकी डिक्री के खिलाफ अपील दाखिल की गई है और वो ट्रायल कोर्ट वो नोटिस जो है सर्व करवाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सूट में डिफेंडेंट्स को समन इशू किए गए थे और सर्व किए गए थे। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में क्या सब रूल 2 बता रहा है कि वो जो अपीलेट कोर्ट है उसकी मर्जी है बजाय इसके कि वो ट्रायल कोर्ट को नोटिस भेजे और ट्रायल कोर्ट वो समन या नोटिस सर्व कराए। अपीलेट कोर्ट खुद प्लीज वीडियोस ऑफ करें। अपीलेट कोर्ट खुद वो समन जो है वो डायरेक्टली रेस्पोंडेंट्स को सर्व कर सकती है। प्लीज वीडियोस ऑफ करें। echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. रूल 15 बता रहा है कंटेंट्स ऑफ द नोटिस के नोटिस के कंटेंट्स क्या होगा, उसमें क्या मेंशन होगा। तो 15 रूल बता रहा है कि नोटिस में बताया जाएगा जिस रेस्पोंडेंट को नोटिस भेजा जा रहा है कि वो आए कोर्ट में अपियर हो और जो एतराज है वो जवाब है वो दाखिल करे, अपने ऑब्जेक्शन रेज करे। ठीक है, अदरवाइज ये है कि वो अगर नहीं आता तो उसके एब्सेंस में ही अपील सुननी और डिसाइड की जाएगी। The notice to the respondent shall declare that if he does not appear in the appellate court on the day so fixed, the appeal will be heard ex parte। नोटिस में बताया जाएगा कि अगर वो रेस्पोंडेंट कोर्ट में अपीलेट कोर्ट में नहीं आता, अपियर नहीं होता उस मुकर्रर तारीख पे, तो अपील एक्स पार्टी सुनी जाएगी, उसके एब्सेंस में ही सुनी जाएगी। रूल 16 है राइट टू बिगिन के अब चल रेस्पोंडेंट आ गया, उसको नोटिस मिल गया, वो कोर्ट में अपियर पे हो गया। अब जब हेयरिंग ऑफ द अपील है तो स्टार्ट कौन करेगा। ऑन द डे फिक्स्ड और ऑन
any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant shall be heard in support of the appeal. वो जो रूल 12 के तहत जो तारीख मुकर्रर की गई थी उस तारीख पर, या उसके बाद अगर मैटर एडजर्न हो गया, कोई और तारीख, कोई और डेट फिक्स की गई थी, तो उस डेट पर अपीलांट को अपनी अपील के सपोर्ट में पहले सुना जाएगा. The court shall then, if it does not dismiss the appeal at once, hear the respondent against the appeal, and in such case the appellant shall be entitled to reply. अपीलांट को सुनने के बाद, जस्ट अपीलांट को ही सुनने के बाद अगर कोर्ट अपील डिसमिस नहीं करती, कोर्ट अगर अपील डिसमिस नहीं करती, तो इस सूरत में रेस्पोंडेंट को, जो अपील के मुखालिफ हैं, जो अदर पार्टी है, राइवल पार्टी है, उसको सुनेगी. रेस्पोंडेंट को सुनने के बाद जो अपीलांट हैं उसका राइट है कि वो रेस्पोंडेंट ने जो पॉइंट्स रेज किए उनका जवाब दे, ठीक है, उनको रिबट करे. सूट में जो प्लेंटिफ होता है वो क्लेमेंट होता है अपनी क्लेम के हवाले से, और डिफेंडेंट जो है अदर पार्टीज होते हैं, मुखालिफ होते हैं, ठीक है. लेकिन जब अपील होती है, मसलन प्लेंटिफ की फेवर में डिक्री पास हो गई, तो प्लेंटिफ और डिक्री होल्डर और जजमेंट होल्डर, डिक्री होल्डर, ठीक है. जबकि जो डिफेंडेंट हुआ वो जजमेंट डेप्टर कहलाएगा, जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया है, जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई है. अब अपील कौन करेगा? अगर अपील करना चाहे तो अपील डिफेंडेंट करेगा जिसके खिलाफ फैसला आया है. तो यहाँ पर अपील में वो जो डिफेंडेंट था वो अब अपीलांट है, और मुखालिफ जो रेस्पोंडेंट है वो कौन है? जो पहले प्लेंटिफ था, जिसकी फेवर में डिक्री पास हुई है. उसके बाद हम आते हैं रूल 17 पे के डिसमिस ऑफ अपील फॉर अपील ऑन डिफॉल्ट, वेयर ऑन द डे फिक्स्ड और ऑन एनी अदर डे टू व्हिच द हियरिंग में बी एडजर्न्ड. कि फिक्स डेट पर, या जिस तरह रूल 12 में डेट फिक्स थी वो डेट, या उसके बाद एडजर्न हुई अपील और जो डेट रखी गई थी उस पर. The appellant does not appear when the appeal is called on for hearing. अपीलांट नहीं आया, जो डेट रखी गई थी उस पर अपीलांट खुद ही नहीं आया. The court may make an order that the appeal be dismissed. तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि अपील डिसमिस कर दी जाए, कर दी गई है. Hearing appeal ex parte, where the appellant appears and the respondent does not appear, the appeal shall be heard ex parte. अगर अपीलांट तो आता है लेकिन जो रेस्पोंडेंट है, वो रेस्पोंडेंट जो अपील के मुखालिफ है, अदर पार्टी है, वो नहीं आती, तो इस सूरत में अपील एक्स पार्टी सुनी जाएगी. बिल्कुल इस तरह जिस तरह से सूट में होता है कि अगर प्लेंटिफ नहीं आता तो सूट डिसमिस किया जा सकता है, जिस तरह ऑर्डर 9 में है. और अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है, एक्स पार्टी सूट प्रोसीड होगा और डिग्री पास की जा सकती है. इस तरह से ही ऑर्डर 17 में अपील के हवाले से कि अगर अपीलांट नहीं आता तो अपील डिसमिस की जा सकती है, और अगर रेस्पोंडेंट नहीं आता तो एक्स पार्टी अपील सुनी जा सकती है. रूल 18 में बताया गया डिसमिसल ऑफ अपील व्हेन नोटिस नॉट सर्व्ड इन consequence ऑफ अपीलांट्स फेलियर टू डिपॉजिट कॉस्ट. ऑर्डर 9 में था कि जब प्लेंटिफ कास्ट जमा नहीं कराता, जिसके नतीजे में कास्ट जमा न करवाने की वजह से समन इशू ही नहीं हुआ था, तो इस सूरत में भी सूट डिसमिस किया जा सकता है. तो इस तरह से अपील भी, जब अपील में अपीलांट है उनके डिफॉल्ट की वजह से जो नोटिस सर्व ही नहीं हुई क्योंकि उसने कास्ट ही जमा नहीं करवाई थी, तो इस सूरत में भी अपील डिसमिस की जा सकती है. Where on the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, वो मुकर्रर तारीख या अगर मैटर एडजर्न किया गया था तो उस एडजर्न डेट पर. It is found that the notice to the respondent has not been served
In consequence of the failure of the appellant to deposit within the period fixed, the sum required to defray the cost of serving the notice, the court may make an order that the appeal be dismissed. जो तारीख रखी गई थी अपील को सुनने की, वो तारीख पे पता चला कि जो रेस्पोंडेंट है उसको नोटिस सर्व ही नहीं हुआ। क्यों सर्व नहीं हुआ? कि अपीलांट ने नोटिस इशू करने की कास्ट फीस जो है वो फीस जमा नहीं करवाई थी, तो लिहाजा फेलियर किसका है? अपीलांट का है। ठीक है, तो इस सूरत में कोर्ट जो है वो अपील डिसमिस कर सकती है। Provided that no such order shall be made, although the notice has not been served upon the respondent, if and any such day the respondent appears when the appeal is called on for hearing. अपील इस सूरत में डिसमिस नहीं होगी कि हालांकि जो अपीलांट है उसने कास्ट जमा नहीं करवाई थी, नोटिस इशू नहीं हुए थे, लेकिन अपीलांट जो रेस्पोंडेंट है उसको पता चल गया कि अपील फाइल हुई और वो खुद ही कोर्ट में अपीयर हो गया है। ठीक है, अब जब आप रेस्पोंडेंट, नोटिस का मकसद भी था रेस्पोंडेंट को बुलाना और रेस्पोंडेंट खुद ही आ गया है, तो इस सूरत में अपील डिसमिस नहीं की जाएगी। उसके बाद हम आते हैं रूल 19 में। रूल 19 है कि री एडमिशन ऑफ अपील डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट। अपील की डिफॉल्ट, अपीलांट के डिफॉल्ट की वजह से जो अपील डिसमिस हो गई थी वो री एडमिट की जा सकती है। अपील किस सूरत में डिसमिस हुई? व्हेन अपील इज डिसमिस अंडर रूल 11 सब रूल 2। रूल 11 क्या था? रूल 11 का सब रूल जो 2 था वो बता रहा था कि जब अपीलांट अपीयर नहीं होता। ठीक है, रूल 11 का सब रूल 2 बता रहा है कि जब अपीलांट अपीयर नहीं हो रहा था। अभी हम जब डिस्कस कर रहे हैं रूल 19 के, अगर अपील डिसमिस हुई है अंडर रूल 11 सब रूल 2 और रूल 17। रूल 17 जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि रूल 17 क्या है? रूल 17 में भी अपीलांट अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, या और रूल 18 में क्या है कि उसने कास्ट जमा नहीं करवाई थी। रूल 11 और रूल 17 में है कि अपीलांट अपीयर नहीं हुआ। रूल 18 में क्या है कि उसने कास्ट जमा नहीं करवाई। तो ऐसी सूरत में अपील जो है डिसमिस हो सकती है। अब रूल 19 बता रहा है कि जब अपील डिसमिस हो गई है, द अपीलांट में अप्लाई टू द अपीलेंट कोर्ट फॉर द रीएडमिशन ऑफ द अपील। अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन मूव कर सकता है फॉर रीएडमिशन ऑफ अपील, के अपील को रीएडमिट किया जाए। And where it is proved that he was prevented by any sufficient cause from appearing, when the appeal was called on for hearing or from depositing the sum so required, the court shall readmit the appeal on such terms as to cost or otherwise as it thinks fit. तो अपील डिसमिस हुई थी कास्ट जमा न करवाने के बिना पर या अपीलांट के न आने के बिना पर। तो अब ये बता रहा है कि वो जो अपीलांट है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि उसकी अपील रेस्टोर की जाए, रीएडमिट की जाए, और कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा कि उसकी देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस।
के उसके ना आने की कोई माकूल वजह थी। सेकेंडली कि अगर वो अपील डिसमिस हुई है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द कास्ट, तो ये भी बताएगा कि क्योंकि वो देयर वर सर्टेन रीजंस फॉर नॉट डिपॉजिटिंग द कास्ट ऑफ द नोटिस, और कोर्ट अगर उनसे सेटिस्फाई होती है तो कोई कास्ट वगैरह इम्पोज करके या अदरवाइज वो रेस्टोर कर सकती है अपील। The provisions of Section 5 of the Limitation Act shall apply to an application for readmission of an appeal dismissed under Sub-Rule 2 of 11 or Sub-Rule 1 of 17 के रूल 11 है और रूल 17 के तहत अगर अपील डिसमिस हुई है तो उसकी रीएडमिशन के लिए जो लिमिटेशन एक्ट है प्रोविजन 5 वो अप्लाई होगा। अपील की हेयरिंग के मौके पर हम रूल 20 पे पावर टू एडजन हेयरिंग एंड डायरेक्ट पर्सन अपीयरिंग इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पोंडेंस। अपील की हेयरिंग के मौके पर कोर्ट के सामने ये बात आती है कि जब केस चल रहा था, सूट जब सूट का ट्रायल हो रहा था तो उसमें एक शख्स पार्टी था, ठीक है, और वही शख्स अब अपील में पार्टी नहीं है। मीन्स जिन्होंने अपील फाइल की है उन्होंने उस शख्स को पार्टी नहीं बनाया, हालांकि उस शख्स का जिसको पार्टी नहीं बनाया इस अपील के नतीजे में इंटरेस्ट है, उसकी दिलचस्पी है। मसलन उसकी दिलचस्पी है कि अपील डिसमिस हो जाए या उसकी दिलचस्पी है कि अपील अलो हो जाए, वट एवर द इंटरेस्ट में भी, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि इस शख्स को इस अपील में पार्टी बनाया जाए और तब तक के लिए अब कोर्ट उस हेयरिंग ऑफ द अपील को एडजन कर सकती है। हमने ऑर्डर 9 पढ़ा था, तो ऑर्डर 9 में अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के इफेक्ट्स एंड रेमेडीज थी, और अब हम जब अपील पढ़ रहे हैं तो उसमें अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के इफेक्ट हैं। उसमें एक अपीलेंट है, अगर अपीलेंट नहीं अपीयर हुआ तो अपील डिसमिस होगी, और अगर जो रेस्पोंडेंट है वो रेस्पोंडेंट अपीयर नहीं हुआ तो अपील एक्स पार्टी हर्ड हो रही है। तो अपील अपील अगर डिसमिस हुई तो हमने रूल 19 में पढ़ा कि वो अप्लाई कर सकता है फॉर द रीएडमिशन ऑफ द अपील। लेकिन अगर एक्स पार्टी का ऑर्डर हुआ है तो रूल 21 बता रहा है कि वेयर एन अपील इज हर्ड एक्स पार्टी and judgment is pronounced against the respondent, he may apply to the appellate court to rehear the appeal, and if he satisfies the court that the notice was not duly served or that he was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing, the court shall rehear the appeal on such terms as to cause or otherwise as it thinks fit to impose upon him. तो रेस्पोंडेंट जो है अगर रेस्पोंडेंट अपीयर नहीं हुआ तो कोर्ट ने अपील एक्स पार्टी हर्ड की और फैसला सुना दिया। अब रूल 21 बता रहा है कि जब ऐसा हो गया है तो जो रेस्पोंडेंट है वो अपीलेट कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि जो अपील है वो दोबारा सुनी जाए। क्यों दोबारा सुनी जाए? कि उसके न आने की एब्सेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट के मकूल वजह थी, देयर वाज सफिशिएंट कॉज, और अगर वो या ये कि उसको नोटिस
ड्यूली सर्व नहीं हुआ था। ड्यूली सर्व से मतलब है कि विद इन टाइम सर्व हुआ हो और जिसके नतीजे में उसको सफिशिएंट टाइम भी मिला हो कि वो कोर्ट में अपीयर हो सके, या ये कि वो देयर वर सफिशिएंट रीजंस फॉर हिज नॉन अपीयरेंस। एक तो नोटिस की बात है कि नोटिस ड्यूली सर्व नहीं हुआ था, या दूसरी ये बात है कि वो देयर वर सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस। तो ऐसी सूरत में कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उस अपील को रीहर्ड करेगी, मींस रेस्पोंडेंट को भी सुनेगी, दैट मे बी सब्जेक्ट टू सम सच टर्म्स और कास्ट, मे बी उसके लिए कास्ट इम्पोज करे या जो कोई और कंडीशन लगाए जो कि अपीलेट कोर्ट मुनासिब समझे, तो जो रेस्पोंडेंट है उस रेस्पोंडेंट को सुनेगी और उसके बाद अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। The provisions of Section 5 of the Limitation Act shall apply to the application under sub rule 1। ये जो एप्लीकेशन मूव की जाएगी इस एप्लीकेशन पर भी लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 अप्लाई होगा। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल पूछें, बाकी अदरवाइज नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। जिसका सवाल हो वो खुद को अनम्यूट करे और सवाल पूछे।